शहर के सबसे महंगे में होटल में रीमा अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने के लिए आई है। रीमा और उसकी सारी सहेलियां किटी पार्टी करने में व्यस्त है। साथ में सभी खाना भी खाती जा रही हैं। रीमा ने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाए हैं। जैसे ही एक वेटर कोल्ड ड्रिंक को लेकर आता है, टेबल पर रखता है, रीमा उस कोल्ड ड्रिंक को छूकर देखती है। उसे लड़के से गुस्सा करते हुए कहती है, ये कैसी कोल्ड ड्रिंक लाए हो, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ, नहीं तो मैं पैसे पे नहीं करूंगी। वह लड़का कहता है, मैडम आज सुबह से ही पूरे शहर की लाइट नहीं है, जिसकी वजह से होटल के फ्रिज नहीं चल पा रहे हैं। इससे ज्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो हमारे होटल में नहीं मिलेगी। आज आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। रीमा बैठक पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान चला रहे हो। तुम अपने इस होटल के मालिक को बुलाओ, अब मैं उनसे ही बात करूंगी। तुम जैसे छोटे मोटे वेटरों के मुंह नहीं लगती मैं। आज तो तुम्हें नौकरी से निकलवा के रहूंगी। रीमा की तेज तेज आवाज को सुनकर आसपास बैठे हुए सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। स्टाफ के और भी लड़के उधर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और पहले वाले वेटर की तरफ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैडम उससे गलती हो गई है, आप माफ कर दो, हम आपके लिए आज की कोल्ड ड्रिंक फ्री कर देंगे। बेचारा गरीब लड़का है, आप मलिक से शिकायत करेगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसकी नौकरी बख्श दो मैडम, बहुत ही भला इंसान है। अभी उसको इस होटल में काम करते हुए 1 महीना ही हुआ है, उससे गलती हो गई है, माफ कर दो। यह माफ करने वाली बात नहीं है। देखा नहीं किस तरह से मुझसे जबान चला रहा था। इसकी इतनी हिम्मत कि अपने कस्म के साथ जबान चलाएं, इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम अभी के अभी होटल के मालिक को बुलाओ। स्टाफ का ही एक लड़का अपने मालिक को बुलाने के लिए अंदर गया। उसे पता चला कि आज होटल के मालिक तो अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं। लड़का मैनेजर को सारी बात बताता है। मैनेजर रीमा के पास आता है। रीमा के पास आकर के कहता है, मैडम जी माफ करिए, आज हमारे रेस्टोरेंट में ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, क्योंकि पूरे शहर की लाइट कट है। कल बहुत तेज चक्रवात आया था, जिसकी वजह से जगह जगह बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। आपको तो इस बारे में पता होगा ही, आप मुझे इसी शहर की लगती हैं। मैं ये कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक के पैसे पे किए हैं, तो मुझे बस ठंडी कोल्ड ड्रिंक की चाहिए। इससे ज्यादा मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुनाई है। रीमा अपनी बात पर अड़ जाती है, साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें मेरी आज की किटी पार्टी का खाना फ्री करना पड़ेगा, वरना मैं अभी पूरे होटल में हंगामा मचा दूंगी। तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैनेजर अपने बेटे से कहता है, मैडम जी को खाने के लिए जो भी चाहिए मंगा दो, और जल्दी से होटल से रफा दफा करने का इशारा करता है, और मैडम के लिए दूसरा खाना लेकर आओ। मैनेजर के बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे रीमा शांत होती है, और उसकी सहेलियां भी रीमा को शांत होने के लिए कहती है कि अब तुम क्यों अपने दिल को जला रही हो। मैनेजर ने कहा है कि वह दूसरा खाना तुम्हारे लिए भेज रहा है, आप शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुझे बहुत ही साफ सुथरा खाना पसंद है, जरा सा भी प्लेट में कुछ गड़बड़ होता है तो तुझे पसंद नहीं आता है। तभी रीमा की दूसरी सहेली कहती है, हाँ हाँ क्यों ना हो, आखिरकार रीमा इतने बड़े बाप की बेटी जो है, उसके पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी तो रीमा ने इतने बड़े होटल में किटी पार्टी दी है। आज उसकी ही किटी पार्टी थी। अपनी सहेलियों की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर के रीमा फूली नहीं समा रही थी। अपनी हील की सैंडल को कटकाते हुए वापस से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अपने चेहरे पर पड़ी हुई बालों की लटों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बोली, देखा पूरे स्टाफ की बोलती बंद कर दी है, मेरे सामने मुंह चला रहा था। आज इसकी किस्मत अच्छी है कि इसका मालिक इधर नहीं है, अगर मालिक होता तो मैं आज ही इस वेटर को नौकरी से निकलवा देती। होटल स्टाफ के सभी लड़के रीमा की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से यह मैडम जी हमारे होटल से निकल जाएं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे होटल में आ जाते हैं, जिनके पास पैसा तो खूब होता है लेकिन तमीज नाम की चीज नहीं होती है। रीमा अपनी किटी पार्टी को करके अपनी सहेलियों में अपनी धौंस जमा के होटल से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी एक लंबी सी चमचमाती हुई कार होटल के बाहर रुकती है। रीमा उस नई कार को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वह कार अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है और रीमा उस कार को खरीदने का 2 महीने से सोच रही है। कार को देखकर रीमा उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगती है। तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसकी उम्र 65 वर्ष के करीब होगी। जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, उस व्यक्ति को देखकर रीमा चौंक जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
अरे, इतनी महंगी कार से कोई और नहीं, रीमा के ससुर दीपेश चौहान जी निकले हैं। अपने ससुर जी को इतनी बड़ी कार से निकलते हुए देखकर के रीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। दीपेश चौहान ने कॉटन का बहुत ही शानदार सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहना है, उस पर काले रंग की जैकेट पहनी है, आंखों पर बड़ा सा नजर का चश्मा लगा है, हाथों में घुमावदार छड़ी है। देखने से तो किसी सेठ से काम नहीं लग रहे हैं। उनको देख कर के उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। दीपेश चौहान जी रीमा को देख कर के कुछ नहीं कहते हैं, वह आगे होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या हुआ रीमा, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। रीमा की सहेलियों ने पीछे से रीमा को झकझोरते हुए कहा। आज सच में रीमा को ऐसे ही लग रहा है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वह अपनी आंखों को मलती है और दोबारा से दीपेश चौहान को देखती है। क्या सच में यह वही मरियल सा बूढ़ा है जिसको उसने साल भर पहले अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, जो कमरे में पूरे दिन लेटे लेटे खांसता रहता था। साल भर पहले तो ऐसा लगता था कि यह आज नहीं कल मर जाएगा, लेकिन यह इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, इसके पास इतना पैसा कैसे आया, इतनी बड़ी कार कैसे खरीद ली। रीमा के दिमाग में न जाने कितने सवाल कौंध रहे थे और वह अपने ससुर दीपेश चौहान से उन सवालों के जवाब पूछना तो चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने ससुर जी से किसी भी सवाल को पूछने की। पीछे से रीमा की एक सहेली उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, चल रीमा, अब घर भी चलना है क्या, होटल के बाहर ही खड़ी रहेगी और पता नहीं उस बूढ़े को इतना घूर घूर कर क्या देख रही है। क्या तू उसे बूढ़े को जानती है? रीमा कहती है, नहीं नहीं, मैं उसको क्यों जानने लगी, मैं तो बस इस कार को देख रही थी। रीमा अपनी सहेलियों के साथ अपनी कार में आई थी, जो कि दीपेश चौहान की कार के बगल में ही खड़ी थी। आज रीमा को अपनी कार बहुत छोटा महसूस हो रही थी। जैसे तैसे कार को स्टॉप करके वह घर चली गई, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आई कि जिस इंसान को उसने होटल के बाहर देखा था, क्या वह सच में उसके ससुर दीपेश चौहान ही थे। हूबहू उसके ससुर की तरह थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन कह रहा था कि नहीं नहीं, वह बुड्ढा इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। उसको तो मैंने घर से मरी सी हालत में निकाला था, वह तो घर से निकलते ही मरमरा गया होगा। जरूर यह कोई उसका हमशक्ल होगा जिससे मुझे धोखा हुआ है। किसी तरह से वह अपने मन को समझने की कोशिश करती है। उधर जैसे ही दीपेश चौहान अपने होटल में प्रवेश करते हैं, होटल का मैनेजर उन्हें सारी बातें बता देता है। साथ में स्टाफ के उतरे हुए चेहरे को देखकर के दीपेश नजी समझ जाते हैं कि जरूर उनकी बहू ने इन सब से कुछ कहा है, तभी इन सब के चेहरे इतने उतरे हुए हैं। और वह सब तो इसलिए भी डर रहे थे कि कहीं होटल का मालिक उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन दीपेश चौहान तो अपनी बहू की हरकतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह पूरी सीसीटीवी चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब अपना अपना काम समय पर करो, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अपने मालिक की बात सुनकर के पूरा स्टाफ खुश हो जाता है। दीपेश चौहान एक बहुत ही नेक इंसान है, वह जमीन से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी चीजों से लेकर के उम्र के साथ बड़े से बड़े अनुभव उन्होंने कर लिए हैं। अच्छा बुरा हर समय देख लिया है, इसीलिए अब वह हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते हैं। सीसीटीवी को देखकर के दीपेश चौहान अपने मन में सोचते हैं कि उनकी बहू आज भी बिल्कुल नहीं बदली है, जैसी थी वैसी ही है, बदतमीज, अड्डू और घमंडी, जिसे अपने बाप के पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है। आज भी इसका सामान घमंड सर चढ़कर बोल रहा है, रत्ती मात्र भी फर्क नहीं आया है। बहू ने दीपेश चौहान अपनी बहू से पूरे 1 साल के बाद मिले थे। मिले क्या थे, बस दूर से देखा था, लेकिन सीसीटीवी के व्यवहार को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनकी बहू आज भी वैसी ही है और उस दिन को याद करने लगते हैं जिस दिन उन्होंने अपने बेटे की शादी रीमा से की थी। उस मनहूस दिन वह कभी नहीं भूल सकते हैं। बेटे की शादी होने के बाद ही दीपेश चौहान की पत्नी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके सर में इतनी ज्यादा चोट आई थी कि उन्हें बचाया न जा सका। अब घर की सारी जिम्मेदारी रीमा के ऊपर आ गई थी, लेकिन रीमा ने तो अपने मायके में कभी काम किया ही नहीं था। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पैसों को उड़ाना जानती थी। ना तो उसे पैसों को बचाना आता था, ना घर के खर्चों को चलाना, ना ही तो उसने अपने मायके में घर के काम सीखे थे। अगर कभी दीपेश जी बहू से खाने के लिए कह देते तो बहुत चिल्ला कर पड़ती कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अगर खाना खाना है तो जाकर के बना लो, मैंने तो अपना खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया है।
और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं रसोई में जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, बर्तन धुलूंगी, घर के कामकाज करूंगी। मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया है, तो इस घर में भी कोई काम नहीं करूंगी। दीपेश जी को घर में बहू होते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते, अपने लिए खाना बनाना पड़ता, रसोई साफ करते, साथ ही साथ घर की सफाई भी करनी पड़ती। पत्नी के जाने के बाद उन्हें आज एहसास हुआ है कि बिना पत्नी के बुढ़ापा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करे, बहू तो जैसी है वैसी है। बेटा भी कुछ नहीं समझता है, वह भी अपने ऑफिस के काम, ऑफिस की पार्टियों से मैं ही बिजी रहता है। उसे तो घर में बैठा हुआ बूढ़ा बाप दिखाई ही नहीं देता है। बेटा पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है और उसे घर के किसी सदस्य से कोई मतलब नहीं है। एक दिन रीमा अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है, लेकिन उसका खाना समय से नहीं पहुंचता है। रात के 10 बज गए। वह इंतजार करती रही। उसने फोन लगाकर पूछा कि उसका खाना कितनी देर में आ रहा है, तो होटल से मना कर दिया कि हमारे इधर डिलीवरी करने के लिए कोई बंदा नहीं है, इसीलिए हम आपके इधर खाने की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। रीमा होटल वाले को बहुत खरी खोटी सुनाती है। रात के 10 बज गए, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। रसोई में गई तो देखा कि दीपेश जी ने अपने खाने के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई थी। रीमा को भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसीलिए वह आलू मटर की सब्जी और 2 रोटी गर्म करके रसोई में ही बैठकर खाने लगी। तब तक दीपेश जी रसोई में पानी लेने के लिए गए। अपनी बहू को अपने हाथ का खाना खाते हुए देखकर वह खुश हुए और बहू से पूछने लगे कि बहू सब्जी कैसी लगी है। रीमा खाना खाने के बाद अपने ससुर जी से कहती है, वह तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ की सब्जी खा ली, वरना तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना छूती तक नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बनाई हुई सब्जी की तारीफ करूंगी? नहीं बहू, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, क्योंकि मेरे आलू मटर की सब्जी की सभी तारीफ करते हैं, तो शायद तुम्हें भी पसंद आई होगी। सब्जी तो वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन रीमा उसकी तारीफ नहीं करना चाह रही थी। कहती है, तुम्हें क्या लगता है एक आलू मटर की सब्जी बनाने से तुम क्या एक अच्छे कुक या रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे? अरे एक वेटर तक बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। मैंने तो बड़े बड़े होटल का खाना खाया है, तुम्हारी सब्जी तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगती है। बहू की बात दीपेश जी को बहुत बुरी लगती है। एक तो मेरे हाथ का खाना खाया, तारीफ करने की जगह मुझे मेरी औकात दिखा रही है। पता नहीं इसने अपने घर में क्या सीखा है, जरा सी भी बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती है। कुछ दिनों बाद दीपेश जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से वह ना ही तो खाना बन पा रहे थे और ना ही कुछ खा पा रहे थे। बेटा भी अपने ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए बाहर गया था। बहू तो पहले भी अपने ससुर की कोई देखभाल नहीं करती थी। आज जब वह बीमार पड़ गए तो उन्हें खाने के लाले हो गए। बीमारी की हालत में उन्होंने कई बार बहू से हाथ जोड़कर कहा कि बहू मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, बहुत दिनों से खाया नहीं है। रसोई में खड़े होकर कुछ बनाया भी नहीं जा रहा, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन रीमा तो अपने ही घमंड में चूर थी। उसे अपने बूढ़े ससुर पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, ना ही उसे रिश्तों की कदर थी कि आखिर वह हमारे ससुर जी हैं, बुजुर्ग है तो थोड़ा बहुत हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसने ये कुछ भी नहीं सीखा था। एक दिन बहू ने फिर से अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। रीमा अपने कमरे में थी तो उसने सुन नहीं पाया। उस ऑर्डर को दीपेश जी ने ले लिया। कुछ खाने का था, भूख बहुत तेज लगी थी, इसीलिए उसमें से कुछ खाना दीपेश जी ने खा लिया। जब बहू ने देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुमने मेरा खाना खाया तो खाया कैसे, वह भी मेरे बिना मेरी परमिशन के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खाने की? तुम्हें पता है मैं अपना खाना इस शहर के सबसे बड़े होटल से मंगवाती हूँ। तुम क्या जानो उसका स्वाद? तुम्हारी हैसियत तो सड़क किनारे लगे ढाबे पर खाने की है। रीमा ने अब देखा न ताव अपने ससुर जी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बूढ़ा जब तक घर पर रहेगा तब तक मुझे परेशान करता रहेगा, मेरी चीजों को खाता पीता रहेगा। अब मैं इसको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी तो अपने आप ही सारी समस्याएं घर से बाहर चली जाएंगे। अपने ससुर का हाथ पकड़कर रीमा घर के बाहर निकाल देती है और कहती है, अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती हूँ। पहले तो घर के काम धाम भी करते थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती थी, अब तो कोई काम भी नहीं करते हो। मैंने अपने घर में काम के लिए काम वाली लगा ली है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ इस घर से। बेटा मैं बुढ़ापे पर अपने घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, पर अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी।
इतना कहकर बीमा दरवाजा बंद कर लेती है। घर के बाहर खड़े हुए दीपेश जी उदास होकर के नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत देर तक सोते विचारते रहे कि इस तरह से अपमान सहकर बहू के साथ रहना भी अब सही नहीं है। अब मुझसे यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। वो उधर से उठ करके एक अनजान रास्ते पर चल पड़ते हैं। अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं 500 रुपये पड़े हैं। बाजार से का कुछ खरीद कर वह खा लेते हैं। बाकी पैसे वापस से अपनी जेब में रख लेते हैं। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही भटकते रहते हैं। 0.1020 का कुछ लेकर खा लेते हैं। सड़क के किनारे किसी बेंच पर लेटकर सो जाते हैं। एक दिन वह बाजार से गुजर रहे थे तो एक लॉटरी वाला लॉटरी बेच रहा था। दीपेश जी का मन हुआ कि क्यों ना लॉटरी का एक टिकट वह खरीद ले। क्या पता बुढ़ापे पर किस्मत चमक जाए। एक बार किस्मत को आजमाने में क्या बुराई है, और नहीं कुछ होगा तो कौन सा मैं 100 में अपनी जिंदगी काट लूंगा। इसीलिए वह 100 का लॉटरी का एक टिकट खरीद लेते हैं और संभाल कर अपने पास रख लेते हैं। कुछ समय तक दीपेश जी मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। महीने पर बाद लॉटरी का नंबर निकलता है। अपनी लॉटरी की टिकट को लेकर दीपेश जी भी उधर गए। पता चला दीपेश जी की पूरे 5 करोड़ की लॉटरी निकली है। दीपेश जी की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद दीपेश जी को उनकी लॉटरी की धनराशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले तो दीपेश जी अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ठीक से ना खाने की वजह से और बीमारी की वजह से वह कमजोर हो गए थे। अच्छी तरह से ठीक होने के बाद वह सोचते हैं कि इतने सारे पैसों को कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जिससे उनके पैसे दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे। यही सोच करके और बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, वह भी सड़क के किनारे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बाद तो दीपेश जी की किस्मत ही चमक गई। पूरे शहर में इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। अब तो शहर के सभी लोग उस रेस्टोरेंट में किटी पार्टी करने, खाना खाने, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आने लगे। सारे छोटे मोटे फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए सारी व्यवस्था थी उस रेस्टोरेंट में। पूरे शहर में दीपेश जी के रेस्टोरेंट की चर्चा होने लगी। सब उसकी तारीफ करने लगे। रीमा ने भी उसकी तारीफ सुनी। रीमा तो पहले से ही बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और अच्छे खाने की शौकीन थी। उसे तो महंगे रेस्टोरेंट में जाना, दिखावा करना बहुत पसंद था। इसीलिए वह भी अब अपनी सारी किटी पार्टियों को और कोई भी छोटा मोटा फंक्शन इसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए आने लगी। एक दिन रीमा अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आई। रेस्टोरेंट के बाहर उसने आज भी वही कार खड़ी हुई देखी तो वह समझ गई कि यह कार उसी व्यक्ति की है जो कि उसके ससुर जी से मिलता जुलता है। आज जरूर उससे मिलकर मैं बात कर लूंगी कि आखिर वह है कौन। अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सीमा की नजरें उस कार वाले व्यक्ति को ढूंढ रही हैं। वह चारों तरफ नजर फैलाकर देख रही है कि कहीं पर वह व्यक्ति दिख जाए। तभी उसकी नजर होटल की मालिक की कुर्सी पर पड़ती है जिस पर वही व्यक्ति बैठा है। रीमा के होश उड़ जाते हैं। वह भागकर उसे व्यक्ति के पास जाती और पूछती है, तुम कौन हो? पास में खड़े मैनेजर से पूछती है, ये व्यक्ति कौन है और इधर मलिक की कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? मैनेजर कहता है, मैडम ये हमारे इस होटल के मालिक है दीपेश चौहान जी। दीपेश चौहान का नाम सुनकर रीमा के होश उड़ गए। क्या यह इस होटल के मालिक है? ये कैसे हो सकता है? बूढ़े के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तभी एक व्यक्ति दीपेश जी के पास कुछ फाइलें लेकर आता है। वह कहता है, दीपेश जी आपने हाईवे के उस तरफ जो बड़ा वाला खेत खरीदा है अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए, उसके कागज बनकर तैयार हैं। आप आज ही चलना, रजिस्ट्री की सारी तैयारियां हो गई है। दीपेश जी फाइल को चेक करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं आ जाऊंगा। अपने ससुर जी को इतना पैसा वाला देखकर के रीमा की नीयत बदल गई। आज वह अपने ससुर जी से बड़ी ही प्यार से बात करने लगी। अरे पापा जी, आपने बताया नहीं आप इतने बड़े आदमी हो गए हो, इतना सारा पैसा हो गया है। आप चलिए अपने घर में, तो कब से आपको ढूंढ रही थी लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। दीपेश जी अपनी बहू के हर एक पैतरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह कब क्या रंग बदल लेती है। पास में खड़े हुए एक वेटर से कहते हैं, मैडम जी ने खाना खा लिया हो तो इनका बिल इनको पकड़ा दीजिए। मैं इनको नहीं जानता हूँ कि यह कौन है, और तुम्हें पता है कि मैं किसी भी एरगेरे से बात नहीं करता हूँ, तो ये हमारे केबिन में अंदर तक कैसे आ गई है? ये हमारे होटल की कस्टमर है, इनको बाहर तक ही रखिए, अंदर आने की इजाजत नहीं है। रीमा की सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई कि वह अब उधर खड़ी न रह सकी।
जिसको वह पापा जी कह रही थी उन्होंने तो उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसको मैं नहीं जानता हूँ, ये हमारे होटल की मात्रा कस्टमर है। चलिए मैडम, आपका बिल आपकी टेबल पर पहुंचा दिया है, एक वेटर ने रीमा से कहा। रीमा का चेहरा देखने लायक था, एकदम से बुझी हुई लालटेन की तरह हो गया था। हाँ हाँ चल रही हूँ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। झुंझलाती हुई अपनी टेबल के पास आ गई और चुपचाप से अपना बिल देकर होटल से निकल गई। तो दोस्तों, समय का कुछ पता नहीं होता है, कब क्या करवट ले ले, बुढ़ापे पर क्या रंग दिखा दे। और कभी भी किसी को अपने पैसों का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज रीमा ने अपने पैसों का इतना घमंड दिखाया था, लेकिन अपने ससुर जी के पास 10 गुना ज्यादा पैसा देख करके उसका सारा घमंड उतर गया। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।